माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, आपने बहुत दिन पहले एक मूवी देखा होगा। उस मूवी का नाम था जय हो। उस मूवी में बहुत बेहतरीन एक डायलॉग कहा गया था, खास करके पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के, लीडर को लेकर के। क्या कहा गया था उस मूवी में? कहा गया था जो आम जनता होती है ना, वो सोया हुआ शेर होता है। अगर आप उसे उंगली करोगे ना तो वो जग जाएगा और आपको खा जाएगा। बस वही हुआ है नेपाल में। हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, वहां पे ये जेनजी बच्चे, आप जो देख पा रहे हो ना, ये जो जनरेशन जेड है, वो जेनजी बच्चे ने सरकार को 2 दिन में घुटने पिला दिया। वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां के जो भी नेता है, इसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और पॉलिटिकल सिस्टम को अपने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये जेनजी जनरेशन के बच्चे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जेनजी जनरेशन के बच्चे इतने बड़े क्रांति को कैसे कर दिया? आखिर इसके लीडर कौन है? आखिर ये पूरा हुआ क्यों और इसके पीछे क्या कहानी है? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये 6 कारण, जिसके कारण नेपाल में पूरे के पूरे ये माहौल बना और वहां पे इस प्रकार की परिस्थिति बना, जिसके कारण वहां के सरकार हो या प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी कोई हो, जिनके आवास को जलाया गया, या अभी के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर था जिनको रिजाइन देना पड़ा, और वो अभी कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में इन डिटेल बात करने वाला हूं कि आखिर क्या कारण था कि ये जेनजी जनरेशन के बच्चे ने इतने बड़े रिवॉल्यूशंस को ला दिया, इतने बड़े आंदोलन कर दिया। सभी के सभी जेनजी बच्चे रोड पे आ गए और वहां के सरकार को घुटने पिला दिया। क्या कारण था? तो यहाँ पे हम लोग 6 कारण को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऑनलाइन ऐप को बंद करना, क्या इस ऐप को बंद कर देना, जैसे इंस्टाग्राम हो, जैसे आपको फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, क्या इस सब ऐप को बंद कर देने के कारण यहाँ पे ये जेनजी जनरेशन के बच्चों ने आंदोलन किया, या इसके पीछे और भी कोई कारण था? तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस पूरे वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सीओटी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे यहाँ बैच शुरू हो गया है। चाहे आप जीटी का, डोमेन का, लैंग्वेज का, तो आप मेरे यहाँ आ सकते हो और बेहतरीन तरीके से सीओटी का तैयारी आप कर सकते हो, जिससे आपके 2026 में आपके जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो वो आपको मिल सके। तो आइए हम लोग बातें करते हैं खास करके वीडियो पे। क्या है पूरा मामला, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं जो भी चीजें बताऊंगा यहाँ पे सब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ही बताऊंगा। आखिर न्यूज में क्या चल रहा है, एक मैं बेहतरीन एनालिसिस करके आपको देने वाला हूँ कि क्या कारण था कि नेपाल में ये जेनजी बच्चे ने इतने बड़े प्रोटेस्ट ला दिया। क्या सच में सिर्फ ऐप के कारण ऐसा हुआ है या और भी कोई कारण है? तो ये आपका मीडिया रिपोर्ट में क्या आया, क्या है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 3 बड़े घोटाले, नेपाल में 3 बड़े घोटाला हुआ था। दूसरा, भारत से दूरी और चीन से प्रेम। कहा जा रहा है कि नेपाल में एक तो बहुत बड़े करप्शन दिन बाय दिन यहाँ पे करप्शन डे बाय डे हो रहा था। उसके बाद नेपाल को भारत से जो दूरी है ना वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, और वहां के बच्चा का ये मानना था कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट सरकार है ना, वो उसका चीन से ज्यादा ही क्या चल रहा है, इश्क मिजाजी चल रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत सारा केओस का माहौल बढ़ा, करप्शन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो सबसे इंस्टेंट कारण बना वो था यहाँ पे ऑनलाइन ऐप को बंद कर देना। चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, ऐसे जो ऐप थे जहां से वो बच्चे लोग एक दूसरे को, या वहां पे जो सिस्टम में जो चल रहा था उसके खिलाफ जो वो लोग लिख रहे थे, जो सोशल साइट्स था, उसको बैन कर दिया गया। और जिसके कारण उनको लगा कि ये सरकार अब डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे तानाशाही कर रहा है, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाजें उठना यहाँ नेपाल में क्या हुआ, शुरू हुआ। जो मैं पूरे इनसाइड स्टोरी में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्टोरी आइए समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे देख पा रहे हो सभी के सभी जेनजी बच्चे पूरे सिस्टम को घुटने पे ला दिया। आप बहुत सारे वीडियो को आपने देखा होगा, बच्चे यहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर नेपाल का था, जो मेरे पास वीडियो आया, शायद हो सकता है वो सही भी हो या गलत हो। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर था तो आपने देखा होगा क्या किक मारता उस लीडर को, फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसको उठाता है और एक बात मतलब एक अंदर ले जाता है, ठीक है। अब उसके साथ अब आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री सब था, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर इसके पत्नी को भी जलाया गया। मतलब सोचो, उसके घर जलाया गया, और कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उसके पत्नी वगैरह को भी जलाने की कोशिश किया गया है। जितने भी पूर्व जो प्रधानमंत्री था उसको पीटा गया है, मारा गया है, और जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री था केपी ओली शर्मा, उसने रिजाइन कर दिया। जो आपने सुना, मतलब सुना ही होगा, उसने कल ही रिजाइन कर दिया था, ठीक है। अब तक 22 की मौत और 400 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। अब सोचने की बात है कि जेनजी जनरेशन के अंदर में इतने पावर आया कहां से? ये छोटे बच्चों को लीड कौन कर रहा है?
सबसे ताज्जुब की बात है जहां पे छोटे बच्चे सबका सब भीड़ में आकर यहाँ उतर गए। बच्चे ऐसे उतर सकते हैं? आखिर क्या हुआ कि नेपाल में बच्चे उतर गए, रोड पे उतर गए, जिसमें से 22 बच्चे की मौत हो चुकी है और लगभग 400 से ज़्यादा बच्चा, जो 400 से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी है या आंदोलनकारी है, वो घायल हो चुका है। आखिर ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा और क्या है इसकी पूरी कहानी, तो आज मैं ये समझाने वाला हूँ। क्या है पूरी कहानी? थी पूरी आंदोलन जो चला जेन ज़ी जनरेशन का, वो 2 दिन में सरकार को घुटने पे ला दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक भी ऐसा चीज नहीं है जिन्होंने जिसको उसने छोड़ा हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर शुरू हुए जनरेशन जेड, मतलब जनरेशन जो जेन ज़ी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी हालात बिगड़ते जा रहे। उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, गृह मंत्री आवास व केंद्रीय प्रशासनिक इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की, मतलब ऐसा कोई भवन ही नहीं था जिसको उसने तोड़ा ना हो या उसको जलाया नहीं हो। एक एक भवन को आप यहाँ पे देख सकते हो, सबको इस प्रदर्शनकारी, मतलब वो बच्चे जो आखिर किस लिए लड़ रहे थे, क्या सच में वो सोशल साइट्स बैन होने के खिलाफ थे या फिर सच में जो यहाँ पे नेपाल में एक इंटरनल पॉलिसी को लेकर के जो यहाँ पे मामला था उसको लेकर के पूरे आंदोलन हुआ है। क्या है इसके पीछे कहानी, आपको मैं मीडिया रिपोर्ट से सब बातें आपको मैं समझा रहा हूँ। आगे क्या करता है कि नेताओं, देखो सबसे बड़ी कारण आखिर ये आंदोलन क्यों हुआ, तो इसके पीछे 6 महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला कारण यहाँ क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो पूरी आंदोलन के पीछे का लॉजिक क्या है, वहां के जो बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है बड़े पैमाने पे, और आप देखोगे हर देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है, हर देश, इसमें आप इंडिया को भी देख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊं कि कंटेम्पोररी साउथ एशिया में, खास करके जो हमारा जो साउथ एशिया है ना, वहां के कुछ कंट्री में देख रहे हो ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं। आप देख सकते हो, आप देख लो अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की हालत आपने देखा ही होगा, कुछ दिन पहले आपने श्रीलंका की हालत देखा होगा, उसके बाद आपने अफगानिस्तान का हालत देखा होगा, पाकिस्तान में इमरान खान के सरकार के साथ क्या हुआ वो भी आपको पता ही होगा। तो कहने के लॉजिक जो हमारे खास करके जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जो साउथ एशिया है, वहां पे आपको दिख रहा होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। या तो जनता प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, किसी भी चीज के कारण। आप देखो ना बांग्लादेश में एक छोटी सी मूवमेंट हुआ, छोटा सा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, बहुत सारे ऐसे कुछ था, उसको लेकर के एक मूवमेंट शुरू हुआ, एक कॉलेज से एक मूवमेंट शुरू हुआ, और ये पूरे के पूरे मूवमेंट आप देखोगे पूरा के पूरा बांग्लादेश में फैल चुका, फैल गया, और जो शेख हसीना का सरकार था उसको यहाँ से भागना पड़ा। तो सवाल सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये इंडिया के आसपास की कंट्री जो है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पे ऐसा मेन कारण क्या है कि यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, क्या ऐसा सिचुएशन भारत में भी आ सकता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लें क्या कि सबसे पहला कारण क्या था यहाँ पे इस टाइप के प्रोटेस्ट होने का। तो सबसे पहला कारण क्या, देखो क्या है, नेताओं के बच्चे के ऐश और हम पर बैन, मतलब वहां के जनता का ये कहना है जो नेता का बच्चा है, जो लीडर है, उसके बच्चे दुनिया में हर प्रकार की चीजें कर रहा है, ऐश पे ऐश कर रहा है, एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा है, जो मन हो रहा है सब कर रहा है, लेकिन हम जो यहाँ के गरीब, जो मजदूर, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार, उसके लिए कोई ऐसा ही नहीं, हम पे बैन। तो इन लोगों ने देखा कि भैया नेता का बच्चे ये सब कर रहे हैं, सोशल साइट ये सब कुछ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपना लग्जरियस लाइफ जी रहा है, एक एक मंत्री वहां में बेहतरीन घर बना रहा है और यहाँ मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो उन लोगों का ये पहला कारण बना जिसके कारण उन लोगों ने ये आंदोलन को जन्म दिया। ये बेसिक बात है, आपको याद होना चाहिए। पहला कारण क्या है कि उन लोगों को लगा कि नेताओं के बच्चों के लिए इतना सारा सुविधा और हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। तो पहला ये कारण है जिसके कारण यहाँ पे आंदोलन हुआ। दूसरा मेन कारण क्या है नेपाल में, तो दूसरा सबसे बेहतरीन कारण है 3 बड़े घोटाले। नेपाल में 3 सबसे बड़ा घोटाला हुआ। क्या क्या हुआ देख लो। 2021 में लगभग 54,600 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2023 में लगभग 13,600 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसी प्रकार 2024 में लगभग 69,600 करोड़ की घोटाला हुआ। मतलब यहाँ पे देख लो जो सरकार है वो एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले करते जा रहे, ठीक है। तो वहां पे सिंपल है कि अगर आप घोटाले करेंगे और देश के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे और ये सब पैसे ब्लैक मनी में जाएगा, तो सिंपल है ना, किसी भी देश की विकास हो ही नहीं पाएगा। ऑटोमेटिक है कि किसी भी चीज का एक जो ग्रोथ होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है उस कंट्री का रुकेगा। अगर डेवलपमेंट रुकेगा तो सिंपल है, जो बेसिक नीड्स है वो बच्चे, मतलब वहां के लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो वहां के लोग सिंपल है, जब बेसिक नीड्स नहीं मिलेगा तभी जनता प्रोटेस्ट करता है। देखो जनता तभी प्रोटेस्ट करता है जब उसका बेसिक नीड्स मिलना क्या हो जाए,
बंद हो जाए। तो आप देख रहे हो नेपाल में ये 3 बड़े घोटाले थे जिसके कारण वहां के लोग आवाज उठा रहे थे कि तीनों घोटाले के खिलाफ यहाँ पे बड़े पैमाने पे, और 2024 का जो लेटेस्ट घोटाला 69,600 करोड़ का, तो ऑटोमेटिक है कि वहां की जनता क्या करेंगे, आवाज तो उठाएगा ही उठाएगा। और उस केस में अगर सरकार सोशल साइट्स को बैन कर दे जहां वो आवाज उठा रहा था या अपने आर्टिकल्स लिख रहे थे, अपने लाइन से लिख रहे थे करप्शन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो ऑटोमेटिक है कि सरकार अगर बैन किया तो जनता का गुस्सा तो आना स्वाभाविक बात था। नेक्स्ट आप देख लो, जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कारण बना वो था बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली। मतलब सिंपल है, यहाँ पे पैसे है नहीं, इकोनॉमी पे आप फोकस ही नहीं करो, एक के बाद एक करप्शन करते जा रहे हो तो इकोनॉमिक बदहाली तो आएगा ही ना आएगा। कहाँ से इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ जाए, कहाँ से आप अपने देश को प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाओगे, प्रॉस्पर हो ही नहीं सकता है। वहां पे सबसे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, अब देखो बेरोजगारी को लेकर के देख लो, और बेरोजगारी हर देश की समस्या है और हर देश की सरकार को ये बात समझना चाहिए। 2019 में जहां बेरोजगारी दर 10.39% था, जो कि अब बढ़कर 10.71% हो गई। इसी तरह 2019 में 4.6% की महंगाई दर थी, जो अब अभी 5.2% की महंगाई हो गई। आप सोचो कि यहाँ पे एक तो बेरोजगारी दर जो कंटिन्यू बढ़ रहा है, एक तो महंगाई कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो कब तक जनता महंगाई की मार खाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप इस इमेज को देखो, ये जेंजी बच्चे, उसको ये बात समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हमारा फ्यूचर क्या है, क्या सच में हमारा फ्यूचर सिक्योर है, क्या सच में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जब इसने ये सब चीज को देखा तो ये बच्चे लोग सबके सब जेंजी वाले उतर गए रोड पे और पूरे सिस्टम को घुटने पिला दिया। और इस तरीके का माहौल पूरे के पूरे कहाँ बना है, अभी फिलहाल नेपाल में बना है। और उससे भी हमारे साउथ एशिया में इस टाइप के माहौल बनते ही रहते हैं कुछ ही दिनों पे, ठीक है। जो नेक्स्ट जो चौथा कारण है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सियासी अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। 5 साल में 3 सरकार, सोचो, मतलब एक भी सरकार वहां पे ऐसा नहीं है जो अपना पूरा टेन्योर पूरा कर सके। मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमेशा वहां बना होता है। आप देखो सिंपल है, किसी भी देश की विकास या किसी भी कंट्री की विकास होता है ना, या किसी भी देश का अगर वो देश आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगा तो वहां पे केओस जैसे माहौल बनेगा, वहां पे एनार्किज्म जैसे माहौल बनेगा। और वही हुआ कहाँ, नेपाल में। सरकारें बार बार बदलती रही तो बार बार पॉलिसी चेंज होता रहा, और जिसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए वो नेपाल का नहीं हो पाया। और इस लोगों को कोई बेसिक, जो यहाँ पे जो आप जनता देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई बेसिक नीड्स नहीं मिल पाया। और जिसके कारण जब जनता को लगा कि नेता का बेटा और नेता इतना मस्ती कर रहा है, लेकिन मेरे लिए क्या है इस कंट्री में, तो सिंपल है कि ये प्रोटेस्ट या रिवोल्ट में बदलेगा ही बदलेगा। जो नेक्स्ट कारण है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विदेशी दखल से नेपाल सिर्फ मोहरा बन गया था। कहा रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थे ना, उसका जो एक तरह से जो इश्क मिजाजी था वो चाइना के साथ बढ़ता जा रहा था। तो जो नेक्स्ट कारण है वो भारत से बढ़ती दूरी है। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो नेपाल में ये सब चीजें जो हुआ है, इसके पीछे मेन कारण यही है, और जिसके कारण जो जिंजी जो बच्चे हैं, ये वाले बच्चे सब आप जो देख पा रहे हो, वो रोड पे आ गया। आपको मैं सिंपल बताऊं, किसी भी कंट्री की मैं अगर बातें करूं, कोई भी कंट्री को लेकर के, तो कोई भी कंट्री होता है ना, अगर वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर होता रहे तो सिंपल सा लॉजिक है कि वहां पे ऐसे माहौल नहीं बनता है। लेकिन जिस कंट्री में अगर युवा को अपॉर्चुनिटी ना मिले, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो, यहाँ पे युवा को लेकर कुछ ऐसा व्यवस्था ना हो, तो देखो आज क्या है ना कि युवा अब जागरूक हो चुका है, युवा अब सोशल साइट्स पे है, युवा हर कुछ देख रहा है और हर कुछ समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और अगर वो मास लेवल के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, जैसे सिंपल सा लॉजिक है, जिसका तुम वोट का इस्तेमाल करके नेता लोग सरकार में आता है, वही नेता उसी को भूल जाता है। और अब हमारे इंडिया में देख लो ना, हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में जितने भी बड़े नेता, उसका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ रहा है, और यहाँ के गरीब कुछ नहीं मिल रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर ये सब होता रहता है, किसी भी कंट्री में अगर ये होगा, तो ऐसे माहौल बन ही जाता है और फिर पूरा सिस्टम घुटने पे आ जाता है। तो मैं सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी देश को अगर ये सब चीज को रोकना है, इस टाइप के एक जन मूवमेंट जो हो जाता है, कभी कभी अचानक से रिवोल्यूशन की ओर बढ़ जाता है, वो तभी बढ़ता है जब जनता को लगता है कि मेरा बहुत दिनों से हमारे देश का और मेरा शोषण हो रहा है इस सरकार के द्वारा, या सरकारें तानाशाही कर रही है। आई होप ये बेसिक बात है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेकर यही तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।